अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। आज की क्लास में हमने आइजो 210 एंगेजमेंट लेटर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आइजो 210 के कॉन्सेप्ट को कवर किया था। आज इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस और ड्राफ्टिंग करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर दूं आइजो 210 था क्या और उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे। सबसे पहली कॉन्सेप्ट जो आइजो 210 में था वो ये था कि जी प्री कंडीशंस क्या होती है। सही है, अगर आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो उस एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, वो प्री कंडीशंस क्या थी, उसके बेसिस पर आप एक एंगेजमेंट लेटर मैनेजमेंट से साइन करवाते थे जिसके अंदर वो प्री कंडीशन और प्रीमाइसिस अवेलेबल होते थे। सर, जब अगला साल आ जाएगा, रिकरिंग ऑडिट होगा, तो क्या एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना जरूरी है और उस एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट क्या होते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। सर, अगर कल को मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट करते कि जी एंगेजमेंट लेटर को चेंज करना है, तो फिर एज एन ऑडिटर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप इस मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, ये एंगेजमेंट लेटर के कुछ बेसिक कंटेंट है, ये लाजमी आने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कंटेंट है तो क्या वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सर, अगर किसी एंगेजमेंट में प्री कंडीशंस मौजूद ना हो तो ऑडिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इन सारी चीज़ों को हमने अपने स्मार्ट लेक्चर में कवर किया था। आज की क्लास में इंशाल्लाह इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला सवाल जो हमारे पास है, और सवाल की सीक्वेंस मैंने इस तरीके से रखी हुई है कि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जितनी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम कवर कर लें। पहली चीज़, खानेवाल लिमिटेड has requested your firm to submit engagement letter for the company's statutory audit. The engagement partner has asked you to establish whether the preconditions for the audit of KL are present. क्या precondition मौजूद है, पार्टनर ने आपसे पूछा है भाई। सही है, what matter would you consider in order to ensure that precondition for the audit exists? सर, एक काम करते हैं, अपने स्मार्ट हैंडआउट में आते हैं। स्मार्ट हैंडआउट में आते हैं तो वो प्री कंडीशन में कहता है क्या, वो दो बातें कहता है। वो कहता है पहली चीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रीमाइस अवेलेबल होनी चाहिए। प्रीमाइस में मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे कि उसकी जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, उसकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, उसकी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। सही है, ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस आंसर को हमने कैसे ड्राफ्ट करना है, इसका एक अच्छा सा सजेस्टेड आंसर देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट आर प्रेजेंट, I will determine whether the financial reporting framework to be applied in the preparation of the FS is acceptable. Obtain the agreement of management that it acknowledge and understand its responsibility. Obtain the agreement of management. बच्चों, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये बेसिकली एंगेजमेंट लेटर है जिसपे वो मैनेजमेंट लिख के देती है कि आज ही मेरी जिम्मेदारी। इसके अंदर एक कंटेंट आता था मैनेजमेंट जिम्मेदारी का। Obtain the agreement of management that it acknowledge and understand that it has the responsibility for the preparation of the FS in accordance with the applicable financial reporting framework, जो कि हमारे IFRS है। For such internal control as management determine is necessary to enable the preparation of the FS that are free from material misstatement whether due to fraud or error. सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर और फ्रॉड के चांसेस होते हैं, एरर और फ्रॉड हो सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस डिजाइन में इंप्लीमेंट करती है। टू प्रोवाइड अस कौन, ऑडिटर, टू प्रोवाइड अस विद ऑल द रेलिवेंट एंड रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल पर्सनल। सही है, ये मेरे पास एक अच्छा आंसर होगा। अच्छा सर, अगला सवाल बड़ा जबरदस्त है। Discuss the course of action which may be adopted by the auditor if the precondition of the audit are not present. सही है, discuss the course of action which may be adopted by the auditor if the precondition of the audit are not present. सर, अब देखिए सवाल है क्या कि प्री कंडीशन मौजूद नहीं है तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सर, स्मार्ट हैंडआउट में आता है। स्मार्ट हैंडआउट को अगर सर आप देखें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है तो ऑडिटर ये मैटर मैनेजमेंट से और दोस्त शाबित गवर्नेंस से डिस्कस करेगा कि भाई ये प्री कंडीशन मौजूद नहीं है और ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, प्री कंडीशन का होना क्यों जरूरी है, आपकी तरफ से जो जिम्मेदारियां हैं उसको एक्नॉलेज करना क्यों जरूरी है। सही है, क्या इंपॉर्टेंस है एंगेजमेंट लेटर की, आप ये डिस्कस करोगे। अगर फिर भी प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, the auditor shall not accept the proposed audit engagement। हम आज दोस्तों से engagement letter पढ़ रहे हैं। The auditor shall not accept the proposed audit engagement if the management is unable to address the auditor's concern। मतलब अगर प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है, प्यारे बच्चों, लेट्स से मैनेजमेंट कहती है मैं तो नहीं साइन कर रही कि मेरी जिम्मेदारी टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, मेरी जिम्मेदारी, तो आप मैनेजमेंट को समझाओगे यार ये क्यों जरूरी है। आप साइन नहीं करोगे तो आप इस दुनिया में पहले आए हो। ठीक है, मैं ऑडिट करूंगा किस चीज का, कोई एक बंदा तो इसकी ओनरशिप ले। अगर आप ओनरशिप नहीं लोगे तो मैं ऑडिट नहीं कर सकूंगा। आप उसको समझाओगे, डिस्कस करोगे, वो फिर भी नहीं मानती, आप ये एंगेजमेंट एक्स विड्रॉ डिस्क्लेमर का सवाल ही नहीं है। एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं होगी प्यारे बच्चों। सही है, एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं होगी अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। अगर लॉ रेगुलेशन आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं जी आपने ऑडिट करना है, आपने ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है, तो फिर इस मामलात में हम क्या कहते हैं, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। एक और सवाल बड़ा जबरदस्त, लिस्ट एनी 4 सिचुएशन दैट मे रिक्वायर द रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सही, लिस्ट एनी 4 सिचुएशन दैट मे रिक्वायर द रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ।
कह रहा है कोई भी 4 सर्कमस्टांसेस बता दें जहां पे आपको लगता है कि एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करने की जरूरत है। सही है। अच्छा, एक काम करते हैं, स्मार्ट हैंडआउट में आते हैं। स्मार्ट हैंडआउट में आते हैं तो देखिए एंगेजमेंट लेटर है ना, 2 वजूहात की वजह से चेंज होती थी, एक ऑडिटर की वजह से, एक मैनेजमेंट की वजह से। ऑडिटर की वजह से क्यों? कि जब ऑडिटर रिकरिंग ऑडिट में ये असेस करने की कोशिश करे कि क्या मुझे एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करने की जरूरत है, ये चीज मेरे पास यहाँ पे रेलिवेंट है। स्मार्ट हैंडआउट देखो, उसमें लिखा हुआ है कि जी चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट हो जाए, चेंज इन ओनरशिप हो जाए, चेंज इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो जाए, चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हो जाए। अगर इसमें कोई भी ऐसा चेंज आ जाता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप एंगेजमेंट लेटर रिवाइज कर सकते हैं। सिचुएशन दैट मे रिक्वायर द रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर आर एज फॉलोज: any indication that the entity misunderstand the objective and scope of audit, any revised or special term, any recent change in the senior management or ownership, a significant change in the nature or size of the entity's business। तो स्मार्ट हैंडआउट्स में हमारे पास पॉइंट्स थे, सिंपल सा सवाल था एज अ 210 एंगेजमेंट लेटर का। ठीक है, तो हम आसान सवालों से और सवालों की सीक्वेंस भी ऐसा रख रहे हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट जिस तरीके से पढ़ते रहे थे उसी सीक्वेंस में हम इनके पास्ट पेपर्स को भी करते हैं। ठीक है, अगला सवाल बड़ा जबरदस्त है प्यारे बच्चों। The audit engagement letter specifies the objective and scope of audit, responsibilities of auditor and management, applicable financial reporting framework, and the form and content of the audit report. State any 4 additional matters that may be included in the engagement letter। 4 एडिशनल मैटर्स बता दीजिए। ये तो आते ही आते हैं, इसके अलावा 4 एडिशनल मैटर बताते हैं। प्यारे बच्चों, फौरन से स्मार्ट हैंडआउट में जाते हैं। स्मार्ट हैंडआउट में देखिए हमारे पास बेतहाशा एडिशनल मैटर्स हैं, कोई भी 4 मैटर्स आप बता दें। लेट्स से आप पहला एडिशनल मैटर बता दें कि जी अगर मैं चाहूँ तो मैं जो मेरी टीम की कॉम्पोजिशन है या बेसिस ऑफ फीस है मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ और मुझे लगता है कि मुझे इंटरनल ऑडिट के काम पे रिलाई करना पड़ेगा और इंटरनल ऑडिट को यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं अभी से एंगेजमेंट लेटर में लिखवा दूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे कल को एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ेगी और मैं कल को एक्सपर्ट को एंगेज करूँगा, मैं चाहूँ तो ये मैटर भी इंटरनल ऑडिट, ये मैटर भी मैं एज अ 210 एंगेजमेंट लेटर में लिखवा सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैंने मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशंस ऑब्टेन करनी होगी, मैं ये चीज़ें भी लिखवा सकता हूँ। 6-7 चीज़ें उसने बताई एडिशनल मैटर, हम कोई भी 3-4 मैटर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा जबरदस्त सवाल है। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एलिगेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। द फर्म हैज बीन द ऑडिटर ऑफ EL फॉर द लास्ट 5 years। सही है, पिछले 5 सालों से ऑपरेट कर रहा है। How would you assess whether it is necessary to send an audit engagement letter to EL for the year ended 30 जून 2015? सही है। पार्ट ए आपसे ये कह रहा है और पार्ट बी ये कह रहा है how you would proceed if the company, if the EL, if the management request your firm to change the certain terms of the। तो प्यारे बच्चों, पार्ट हैंडआउट में आते हैं। मैं कब अपने एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करता हूँ? दो ही तो सिनेरियोस थे, या तो ऑडिटर या तो मैनेजमेंट। सही है। पार्ट ए डील्स विद द ऑडिटर कि आपको कब ऐसी जरूरत पड़ेगी, क्या रिवाइज करने की जरूरत है। मतलब चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट हो जाए, चेंज इन ओनरशिप हो जाए, चेंज इन रिक्वायरमेंट हो जाए, नेचर एंड ऑफ द बिजनेस चेंज हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो क्लाइंट की कोई, उसको दूर करने के लिए एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाए। ये 4-5 पॉइंट्स में पार्ट ए में आराम से लिख दूंगा। सही है। पार्ट ए का आंसर देख लेते हैं। इन डिटरमाइनिंग द नीड टू सेंड एन एंगेजमेंट लेटर, द फर्म शुड असेस वेदर circumstances require revision in the terms of engagement. Management need to remind it of the existing terms of the engagement. The following factor may indicate the above is appropriate. Any indication that the entity misunderstand any revised or special terms are recent change of senior management। लेकिन इसके अलावा भी 2-3 पॉइंट आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सही है। ये ICAP का एक सजेस्टेड आंसर है कि ICAP इसको इस तरीके से लिख सकता है, लेकिन आप 2-3 इसके अलावा भी पॉइंट्स लिखेंगे तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है। पार्ट बी आपसे कहता है स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड इफ द EL रिक्वेस्ट योर फर्म टू चेंज सर्टेन टर्म्स। अगर मैनेजमेंट मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई चेंज करो एंगेजमेंट लेटर, तो प्यारे बच्चों मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? मैं ये देखूंगा कि जो मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रही है वो रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है। सही है। रीजनेबल कब होगा? अगर हम स्मार्ट हैंडआउट को देखें, रीजनेबल कब होगा? जब वाकई में कोई स्कोप ऑफ ऑडिट चेंज हो रहा होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सही है। स्कोप ऑफ टर्म्स को चेंज करना होगा। तो अगर वो बेसिस आपको रीजनेबल लगती है तो ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर को चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपको वो टर्म्स रीजनेबल नहीं लगती, अनरीजनेबल लगती हैं प्यारे बच्चों। सही है। तो इस बेसिस पे स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जी आप एंगेजमेंट लेटर को चेंज नहीं करिएगा।
आप अपना वाला एंगेजमेंट लेटर चलाएंगे, मैनेजमेंट कहेगी कि नहीं इसको चेंज करो, आप कहोगे मैं चेंज नहीं करूंगा, मैनेजमेंट कहेगी मैं तुम्हारे वाले एंगेजमेंट लेटर को नहीं मानती। इसका मतलब है अब आपको विड्रॉ करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। सही, आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, आप एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज मैनेजमेंट और आपके बीच में इस चीज़ का इत्तेफाक नहीं है, एग्रीमेंट एक चीज़ का नहीं है, ऑडिट का ही एग्रीमेंट नहीं है, तो आप एंगेजमेंट को किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। सही है, वी वुड कंसिडर वेदर द रिक्वेस्ट इज रीजनेबल। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि रीजनेबल किस बेसिस पे है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, स्मार्ट हैंडआउट में लिखा हुआ आ रहा है। If the request is reasonable, then the revised terms should be agreed and recorded in engagement letter. If the request is unreasonable, we should discuss the matter with the management. If the management agree with our viewpoint, then there is no need for the amendment. If we are unable to agree to the change and the management also do not agree with our viewpoint, then we should consider withdrawing from the engagement and consider whether there is any obligation to report the circumstances to those charged with governance, owners or regulation. प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट आपसे अगर जानबूझ के एंगेजमेंट चेंज करते हैं, मैनेजमेंट आपसे कहती है ठीक है मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, 4 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करोगे, आप कहोगे यार मैं तो चेंज इन एंगेजमेंट लेटर पे एग्री नहीं करता, ये तो अनरीजनेबल है, मेरे पास तो सारा एक्सेस होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही अनरीजनेबल बात करी है आपने, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। तो मैनेजमेंट बोलेगी ठीक है आपका जो एंगेजमेंट लेटर है मैं उससे एग्री, इसका मतलब है ऑडिट हो ही नहीं सकता। जब ऑडिट हो ही नहीं सकता मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा। जब विड्रॉ करूंगा तो 2 से विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करूंगा, ओनर्स को कम्युनिकेट करूंगा, रेगुलेटर्स को कम्युनिकेट करूंगा, देखूंगा मेरी ऑब्लिगेशन है भी या नहीं। एक और बड़ा जबरदस्त सवाल प्यारे बच्चों, एन ऑडिटर may agree to change in the terms of engagement provided there is a reasonable justification for doing so. List the circumstances in which the management may request the auditor to change the terms of engagement. वो कौन से circumstances हैं जहां पे मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि एंगेजमेंट लेटर को चेंज करें, and what factors should be considered by the auditor before accepting a change in the टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। प्यारे बच्चों, सही है। अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि मैनेजमेंट ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस जिसमें मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है और आपने उसको किस तरीके से कंसीडर करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, स्मार्ट हैंडआउट में आए, 2 ही स्मार्ट हैंडआउट हमारे पास एक ही स्मार्ट हैंडआउट रेलिवेंट है कि जहां मैनेजमेंट आपसे एक कंप्लीट हैंडआउट के अंदर मैंने रीजनेबल, अनरीजनेबल, रीजनेबल की क्या बेसिस है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अनरीजनेबल की क्या बेसिस है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये हमारे पास एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा प्यारे बच्चों। सही है, इस स्मार्ट हैंडआउट को यूज करके ड्राफ्ट कैसे करना है आज इसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक देखते हैं। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है लिस्ट द स्टेप दैट द ऑडिटर शुड कंसीडर इफ इज अनएबल टू एग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सही है। अच्छा, सी की रिक्वायरमेंट है लिस्ट द स्टेप्स दैट द ऑडिटर शुड कंसीडर। 3 रिक्वायरमेंट्स है। पहला, circumstances in which the management can request the auditor to change the terms of engagement when there is a change in the circumstances affecting the need for the service, affecting the need। सर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए इसलिए एंगेजमेंट लेटर को चेंज करवाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी थी, मतलब वो होल्डिंग कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी थी और एजीएम वगैरह में अपॉइंटमेंट हुई, उस वक्त एंगेजमेंट लेटर वगैरह बना, सारी चीजें हुई। 2 महीने बाद वो सब्सिडरी बंद हो गई, वाइंड अप हो गई। सर एंगेजमेंट लेटर में सब्सिडरी के ऑडिट के बारे में भी आ रहा था। सर अब हालात चेंज हो गए, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गए, दैट विल अफेक्ट द नीड। मुझे अब आपसे ऑडिट करवाने की जरूरत है नहीं बिकॉज सब्सिडी नहीं है। अगर मैनेजमेंट ऐसे कोई रिक्वेस्ट करे प्यारे बच्चों रीजनेबल है। अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ द ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। सेम सिनेरियो, होल्डिंग कंपनी भी है, सब्सिडरी कंपनी है, मैंने एंगेजमेंट लेटर बना के दिया, मैंने मैनेजमेंट को कहा उसके अंदर होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के ऑडिट के बारे में जिक्र किया था। मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं सब्सिडरी का ऑडिट आप नहीं कर रहे, सब्सिडरी का ऑडिट तो कोई और कर रहा है, आपको तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ऑडिट के बारे में कहा था। अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ द ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। सही है। और तीसरी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप। मैनेजमेंट इस बेसिस पर भी रिक्वेस्ट कर सकती है, a restriction on the scope of an audit engagement whether caused by management or caused by the other circumstances। तो यार हमसे 3 रीजंस हैं, 3 में से कौन सी रीजनेबल है, कौन सी अनरीजनेबल है। सर शुरू की 2 रीजनेबल है, आखिरी वाली अनरीजनेबल है। फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द चेंज। ये जो मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रही है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को देखना पड़ेगा जस्टिफिकेशन प्रोवाइडिंग फॉर चेंजिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, the information in respect of which the change is requested by the management, legal और contractual implication of the change। ऑडिटर इस तरीके से इस चीजों को evaluate करेगा कि मैनेजमेंट जो आपको बता रही है उसकी जस्टिफिकेशन है भी कि नहीं, वो जस्टिफाइबल है भी कि नहीं, और उसके क्या लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, पार्ट सी आपसे कहता है स्टेप्स दैट द ऑडिटर कैन टेक इफ ही इज अनएबल टू एग्री टू अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सही है, वो स्टेप्स आपने लेने कि अगर आप इफ ही इज अनएबल, अगर मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट करती है और अगर आप एग्री नहीं करते प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि आप engagement कंटिन्यू नहीं कर सकते। इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू एग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट engagement and is not permitted by the management to continue the original engagement,
the auditor shall withdraw from the audit engagement whether possible under applicable law regulation and determine whether there is any obligation either contractual or otherwise to report the circumstances to the other parties such as those with governance owner. तो exactly ये वाला सवाल तो हमने पहले भी कवर कर लिया था, सही है कि जी मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर मैनेजमेंट की बेसिस अनरीजनेबल है। तो बच्चे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस टाइप थे हमने इसको भी कवर कर लिया, ISO 210 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको भी कवर कर लिया। लेकिन स्प्रिंग 19 में ICAP ने एक बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछा था, सही है, और ये एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, इसके ऊपर मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा। सवाल है, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी रुस्तम रईस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। RRL has been publishing their annual financial statement within 1 month of the year end and have set the strict deadlines for the completion of the audit. Further, this year the company has changed its accounting policy relating to property, plant and equipment from historical cost to revaluation model. सर सवाल पढ़ के कहीं वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये engagement letter का सवाल है, सही है। List the matter related to the given scenario only which you would like to include in the engagement letter along with their justification, प्यारे बच्चों, सही कह रहा है। सवाल को देख के मुझे बताएं कौन सा ऐसा मैटर है जो कि आप engagement letter में इंक्लूड करेंगे। बच्चों सवाल एक बार वापस से पढ़े। क्या सवाल में ये लिखा हुआ है कि टफ डेडलाइन है, 1 महीने के अंदर उनको फाइनल करना है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, ऑडिट कंप्लीट करना है। सर अगर 1 महीने के अंदर ऑडिट फाइनल करना है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, तो इसका मतलब है सर लिस्टेड अच्छा है भी लिस्टेड कंपनी, सर इसका मतलब है इनका कोई इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होगा, और अगर मैं चाहूँ तो मैं उस इंटरनल ऑडिट के काम को अगर यूज़ कर लूँ तो मुझे थोड़ा कम टाइम लगाना पड़ेगा और शायद 1 महीने के अंदर मैं डेडलाइन पूरी कर लूँगा। ये एक रीज़न होता है इंटरनल ऑडिट के काम को यूज़ करने का, प्यारे बच्चों। तो पहली चीज़ मैं एंगेजमेंट लेटर में ये इंक्लूड करूँगा कि मैं इंटरनल ऑडिट के काम को यूज़ करूँगा और आप मुझे मना नहीं करोगे, सही है। 210 के बाद 610 का भी लेक्चर आ रहा है, तो अगर इंटरनल ऑडिट वाली चीज़ 610 में ही समझ आ जाएगी आपको। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रीवैल्यूएशन मॉडल। बच्चों अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने फेयर वैल्यू करवाई होगी। जब फेयर वैल्यू करवाई होगी तो मुझे अपने ऑडिटर एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं आज ही एंगेजमेंट लेटर में लिखवा लूंगा कि जी मैं अपना एक्सपर्ट भी अपॉइंट करूंगा कि जो आपने वैल्यूएशन करवाई है वो सही है या नहीं। तो मैं आइजा 620 के हिसाब से अपना एक्सपर्ट भी इंगेज कर लूंगा, प्यारे बच्चों। तीसरी चीज, चूंकि ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, तो आपको पिछले साल के ऑडिटर से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पिछले साल के ऑडिटर से भी डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो आप एंगेजमेंट लेटर में ये चीज भी लिखवाएंगे कि जी बीइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट, मैं पिछले साल के ऑडिटर से भी डिस्कस करूंगा, प्यारे बच्चों, सही है। अच्छा, इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या? मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर, बीइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट for our firm, the arrangement concerning the involvement of the previous auditor would be necessary. Use of auditor experts may be required as the company has changed the policy due to strict deadline. We need to communicate the planning and performance of the audit, including the composition of the audit team. We may consider using the company's internal audit department, and this fact may have to be communicated through the engagement letter. तो प्यारे बच्चों, अगर ये सवाल हो जाए एंगेजमेंट के कंटेंट में क्या आना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा आपकी सोच क्या होनी चाहिए। आप स्मार्ट हैंडआउट को सामने रखेंगे कि ये एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट है, ये बेसिक कंटेंट है, ये 5 हेडिंग से ये आनी चाहिए, इसके अलावा ये एडिशनल मैटर्स है। इन दोनों हैंडआउट्स को आप सामने रखेंगे, फिर सवाल को पढ़ेंगे और फिर आप कहेंगे यार इसमें से ये चीज़ मेरी रेलिवेंट हो, सवाल में ये लिखा हुआ है, स्मार्ट हैंडआउट में ये लिखा हुआ है, ये चीज़ मेरी रेलिवेंट हो सकती है, प्यारे बच्चों। इस तरीके से मुझे इसका आंसर बनाना पड़ेगा, प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमने एज ए 210 की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर ली कंपैरेटिवली। हमेशा अगर आप देखें सिर्फ ये एक सवाल ट्रिकी सवाल था, ऑल्दो इतना ट्रिकी भी नहीं था, आसान सवाल था कि मैंने एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट से मैच करना था चीज़ों को। अदरवाइज एंगेजमेंट लेटर से एक बहुत ही आसान सा सवाल आ रहा होता है कि वो जिसमें आपके थोड़ी सी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को टेस्ट कर रहा होता है। अपना बेहद ख्याल रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच।